नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के बारे में। ये कोर्स आपको लाया गया है स्टडी आईक्यू की तरफ से और मैं रोहित हूँ। मैं आज आपको ये प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन ये अभी जब सार्क समिट कैंसिल हुआ है, इसलिए इसको भी एज एन अल्टरनेटिव देखा जा सकता है इन अकॉर्डेंस विथ बिम्स्टेक। सो ये इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसलिए आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सन 2000 जुलाई में आसियान मिनिस्टेरियल मीटिंग में इसको बनाने की संरचना की गई थी और ये मीटिंग हुआ था थाईलैंड बैंकॉक में। फिर नवंबर 2000 तक इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया वियंटाइन लाओ पीडीआर यानी लाओस से, और इसको नाम रखा गया वियंतियन डिक्लेरेशन। और ये जो MGC यानी मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है, मेकोंग मतलब एक नदी है जो कि कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड ये सब देशों से होके गुजरती है, और गंगा जो है हमारी भारत की नदी है। तो इन दोनों नदियों के तट पे जो सब सभ्यताएं, जो देश बसे हैं, इन्हीं देशों को मिला के एक छतरी के अंडर लाने की कोशिश की गई है, जिसमें कि इंडिया और 5 आसियान के देश हैं। आसियान मतलब एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। भारत और 5 आसियान देश जैसे काम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड इसके अंडर में है। तो टोटल बन गए 6 देश, ठीक है। 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी नामक एक नीति आई, जो कि लाया गया था PV नरसिम्हा राव के दौर में। उसके तहत ये रखा गया था कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ हम लोग आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध बनाएंगे ताकि दोनों ही क्षेत्रों का विकास हो। और तब भारत में नया नया LPG रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर था। तो ये आते आते 1997 में बना बिम्स्टेक, और तब 1985 में बन चुका था सार्क। तो ये जो न्यू सब रीजनल ग्रुपिंग है, जो नया एक ठो ग्रुप बन रहा था, वो बनते बनते भारत को काफ़ी अनुभव हो चुका था कि कैसे एक ग्रुप में लीड किया जाए या फिर कैसे एक ग्रुप को एक साथ बांध के रखा जाए ताकि सब जो मेंबर्स हैं ग्रुप का, उन सबका फायदा हो, आर्थिक एवं डेवलपमेंटल और सोशल, सामाजिक सब तरह के फायदे हो सब देशों को। तो इसी के तहत लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत ये MGC का परिकल्पना की गई थी और ये न्यू सब रीजनल ग्रुपिंग बनाया गया। और इस ग्रुपिंग में पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा एवं परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों को प्रमुख और प्राथमिकता दी गई। और MGC में सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक संबंधों को भी विशेष गुरुत्व दिया गया है। और यही जो MGC बना है, इसका भी जो मूल उद्देश्य है वो भी है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ बोथ द रीजियंस, यानी आर्थिक एवं सामाजिक विकास दोनों क्षेत्र जो कि मेकोंग नदी के तट पे बसे हैं और गंगा नदी के तट पे बसे हैं, यानी भारत और 5 आसियान देश। ये चीज मैंने मैप में मार्क किया हुआ है, गंगा नदी और मेकोंग नदी दो डार्क ब्लू में। आप देख, मेकोंग नदी तिब्बत के प्लेटू से निकल के जो है चीन में, फिर म्यांमार का बॉर्डर में थोड़ा सा टच करके फिर लाओस में जाती है, लाओस से फिर थाईलैंड की बॉर्डर से टच होके फिर काम्बोडिया में जाती है, काम्बोडिया से फिर वियतनाम में जाती है, फिर वियतनाम से साउथ चाइना सी में गिरती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी ऐसे जियोग्राफिकल चीज़ें हैं, हमेशा मैप फॉलो करना चाहिए। मैप से हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता है कि कौन सा देश कहाँ पे स्थित है। और ये सब चीज़ जो है एग्ज़ाम में एज ट्रिवियल क्वेश्चंस डाल देते हैं कि कौन सा देश किस देश के साथ नेबर है, या फिर कौन सा देश साउथ में है या फिर ईस्ट में है, ठीक है। या फिर ऐसे भी गिरा देते हैं क्वेश्चंस कि ये नदी किस किस देशों से होके गुजरती है। तो हमेशा मैप से देख के ये ज्योग्राफिकल चीज़ें पढ़ना सही रहता है, तो इसलिए मैं मैप्स के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में एक बहुत ही बड़ा 2 मुद्दा उठ रहे हैं, जो है पहला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और दूसरा है ट्रांस एशियन हाईवे, जो कि हम इसके बाद वाले स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। पहले चर्चा करते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक ट्राइलेटरल हाईवे है जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड ये तीनों देशों को कवर करने वाला है। ये मैं फ़ोटो डायरेक्टली गूगल मैप्स से लिया हूँ, जो कि लगभग वही है प्रपोज्ड जो रास्ता बनेगा, जो है मोरे एक जगह है मणिपुर में,
वहाँ से शुरू होके म्यांमार का राजधानी नैपितो, वहाँ से गुजर के फिर थाईलैंड का एक बॉर्डर जगह है जो है माय सोत, वहाँ तक जाएगी। तो ये जो रास्ता यानी ट्राइलैटरल हाईवे बनेगा, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इससे क्या होगा, तीनों देश एक रास्ते से जुड़ जाएंगे और यही जो रास्ता है, इसी से ही हमारा जो भी ट्रांसपोर्टेशन ये सब हो रहा है, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट्स, तो वो सब यही लैंड रूट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ये रास्ता जिस जिस क्षेत्र से गुजरेगा वो सब क्षेत्रों की डेवलपमेंट और यानी विकास वो तो जरूर होगी। तो इसीलिए ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा जो चीज़ मैंने बोला था वो है ट्रांस एशियन हाईवे। ट्रांस एशियन हाईवे, ये फ़ोटो भी मैंने डायरेक्टली गूगल मैप से लिया हुआ है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। तो इसमें ये प्रपोजल है कि न्यू दिल्ली से लेके सिंगापुर तक पूरा रास्ता जो है वो हाईवे से कनेक्टेड होगा बाय रोड, और ये लगभग 5,900 यानी 6,000 किलोमीटर का पूरा जो है रास्ता हो सकता है, जो कि कुआलालंपुर, हो ची मिन सिटी, फोमफे, बैंकॉक, वियंटाइन, चियांग माल, यांगोन, मैंडले, कैलिम्यू और तमू, ये सब जगहों से गुजरेगी। तो ये चीज़, इससे भी आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतना एक लंबा एशियन हाईवे बन गया तो आप सोच सकते हैं कि कितना जिस जिस जगह से ये रास्ता गुजरेगी। जैसे देखिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट से होके ये रास्ता गुजरती है, तो और नॉर्थ ईस्ट जो है थोड़ा अंडर डेवलप्ड है बाकी के भारत के तुलना में। तो आप समझिए कि अगर इतना एक महत्वपूर्ण हाईवे अगर नॉर्थ ईस्ट से गुजरेगी, तो आप सोचिए कि उस एरिया का किस तेजी के साथ विकास होगा और किस तेजी के साथ आर्थिक और सामाजिक वृद्धि घटेगी उस जगह की। वैसे ही म्यांमार और थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर तक पूरा जो जो क्षेत्रों से ये रास्ता गुजरती है, वो हर क्षेत्र में विकास ही लाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि अभी डिस्कशन में चल रहा है ये चीज़। चाइना और मिकोंग नदी का इशू बहुत अरसों से चला आ रहा है। मिकोंग नदी जो नीचे मिकोंग कहलाती है, वो चाइना में लैनसैंग के नाम से जानी जाती है, और यही लैनसैंग नदी पे 7 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी डैम बना के बिजली उत्पाद करना, वही टाइप के 7 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं। अभी चाइना ने और 21 प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की हुई है। तो इससे क्या है कि जो नीचे के देश है मिकोंग नदी के तट पे, जैसे कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, तो वहाँ पे सूखे की स्थिति की जो डर है वो लोगों में जाग रही है। तो अगर सूखा गिरा तो एग्रीकल्चर अफेक्टेड होगा, और बेसिकली नीचे के देश ज़्यादा ये सब्जी का जो है उत्पाद करते हैं, यानी वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो इससे जो है उत्पाद बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा, यानी बहुत लॉस होगा। और इससे क्या है, अगर जल स्तर घटेगा तो जो रिवर की बेसिन है यानी तट है, वो भी बहुत ही सिंकुड़ जाएगी, और जो सेडिमेंट्स आते हैं जो फर्टिलिटी देते हैं सॉइल को, मिट्टी को, वो बहुत ज़्यादा घट जाएंगे। तो इससे फर्टिलिटी घटेगी और रिवर बेसिन भी श्रिंक हो जाएगा। तो ये सब टारगेट करते हैं एक ही तरफ, जो है कि एग्रीकल्चर का लॉस होगा, और यहाँ के जो निवासी हैं वो ज़्यादातर किसान हैं, तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और अगर ये सब देशों का बेसिक ही किसानी से इनकी जो रोजी रोटी चलती है, अगर वो चीज़ ही बंद हो जाए तो यहाँ पे घोर आर्थिक संकट आने की संभावनाएं हैं। दूसरा एक मुद्दा है कि फिशरीज यानी मछली उत्पाद में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। देखिए, जो मिकोंग नदी में जो मछली है उनकी माइग्रेशन होता है नदी में ही, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम ऐसे। तो अगर नदी में ऐसे 28 या 30 बांध बना दी जाए तो मछलियों का जो माइग्रेशन है, वो आना जाना है, वो बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मछलियों का जो रिप्रोडक्शन होता है वो हैम्पर होगा, यानी मछलियों का नंबर घट जाएगा नदी में। अगर मछलियों का नंबर घट गया तो मछली उत्पाद भी घट जाएगा, और जो जो लोग फिशरीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो
तो उनकी भी जो आमदनी की जो पथ है वो रुक जाएगी और घोर आर्थिक संकट आ जाएगा उनके ऊपर। इसीलिए चाइना को बोला जा रहा है अपस्ट्रीम सुपर पावर। अपस्ट्रीम इसलिए मतलब लैनसैंग नदी जो है वो, मेकोंग नदी लैनसैंग नदी कहलाती है चाइना में, और लैनसैंग नदी जो है चाइना यानी तिब्बत प्लेट्यू से उत्पन्न होती है। और चाइना जो है लैनसैंग पे ऐसे कब्जा जमाए बैठी है, तो इसीलिए, और चाइना का जो भी एक्शन ऊपर होगा नीचे उसका इफेक्ट दिखेगा नीचे के कंट्रीज में, तो इसलिए उसको अपस्ट्रीम सुपर पावर भी कहा जा रहा है। हमने इतनी चर्चा की चाइना और मेकोंग के बारे में, और अभी ऐसे बोलते हैं कि ऐसे भी नहीं कि चाइना कुछ कर नहीं रहा है। 2014 में चाइना आसियान मीट में लैनसैंग मेकोंग कोऑपरेशन नामक एक ग्रुप बनाई गई, जिसमें चाइना और 5 आसियान के देश जहां से मेकोंग गुजरती है वो लोग इसके मेंबर हैं। अभी ये बोला जा रहा है कि ये हाइड्रो पावर पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि चाइना एक सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया में, तो इसका जो शक्ति का जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए चाइना जो है बहुत ही डिपेंडेंट है यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो इसीलिए वो बांध पे बांध बनाई जा रही है लैनसैंग पे, जो कि ऊपर की तरफ है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि नीचे के देश, जो छोटे छोटे देश हैं, उनको नज़रअंदाज करके अपनी जो शक्ति का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो इशू चल रहा है मेकोंग वाला, उस पर और ज़्यादा टेंशन ऐड कर रहा है साउथ चाइना सी का मामला। साउथ चाइना सी का मामला में जैसे हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जजमेंट आया उसको चाइना मानने से सख्त इनकार कर दिया। तो इससे चाइना का ये रुख का पता चलता है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली देश बन गया है और बहुत ही अमीर देश है उस क्षेत्र में, और जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भी जजमेंट है उसको वो परवाह ही नहीं करता। तो इसी के लिए ये भी बात चल रहा है कि जो लैनसैंग मेकोंग कोऑपरेशन है वो भी लगभग एक तरफा ग्रुप ही है, जिसमें कि चाइना 100% डोमिनेंट है और बाकी के जो 5 आसियान मेंबर्स हैं वो बस नाम के लिए हैं। लेकिन जो भी टेंशन बन रहा है वो कहीं ना कहीं चाइना को भी टेंशन दे रहा है। कैसे? चाइना का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसमें साउथ एशियन नेशंस यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अगर चाइना का ये रुख रहा कि वो कोऑपरेशन नहीं करेगा और 100% डोमिनेंस दिखाएगा हर क्षेत्र में, तो उन देशों से कोऑपरेशन मिलना OBOR के लिए वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो मेकोंग और चाइना का इशू है एक बहुत ही पेचीदा मामला है। ये ऐसे एक लॉग जैम में घुस गया है कि इसका सल्यूशन निकलना लगभग नामुमकिन है, और अगर सल्यूशन कुछ निकला भी तो जायज़ है वो चाइनीज़ जैसे चाहते हैं या फिर चाइनीज़ डोमिनेंस जैसे चाहती है वैसे ही लगभग बनेगा। तो ये बहुत ही एक बड़ा मुद्दा है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। हमने अभी चर्चा की कैसे चाइना और मेकोंग देशों में प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ चाइना और मेकोंग देशों में ही प्रॉब्लम चल रहा है। अभी हम चर्चा करने वाले हैं कैसे मेकोंग वाले देशों में भी आपस में प्रॉब्लम है। अभी इसको याद रखने के लिए मैं एक निमोनिक बनाया हूँ CLVT। इसका मतलब है कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड। और ये चारों देश मिलके मेकोंग रिवर कमीशन यानी MRC बनाए 1995 में। और ये MRC का मूल उद्देश्य ये था कि कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर यानी समान जो है उपभोग किया जा सके मेकोंग के जल का इन चारों देशों के द्वारा। तो ये ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन इसके आगे सबसे बड़ा इशू ये आया 2010 में, और ये था जायाबुरी डैम के नाम पे। और जायाबुरी डैम ये लाओस में स्थित है, और ये मैं रेड सर्कल में मार्क कर दिया हूँ मैप में। तो ये जो डैम बन गया, तो इससे जो नीचे के देश थे कंबोडिया और वियतनाम, तो इन दोनों देशों को इससे आपत्ति थी कि यहाँ पे जल स्तर घटेगा। तो ये तो इशू चल रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी में ही 2010 से
कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। फिर आ गया डॉन सैहोंग डैम, जो कि लाओस एंड थाईलैंड ये बॉर्डर पे स्थित है, यहाँ पे नीचे की तरफ। तो ये भी 2012 में। और यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि एमआरसी जो है, जो काम कर रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वो जितनी तेजी से काम कर रहा है उससे ज़्यादा तेज ये डैम बनाने वाले कर रहे हैं। तो जब तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस चल रहे हों, उससे कुछ ज़्यादा तेजी से डैम बन रहा है। तो ये भी माना जा रहा है कि एमआरसी का काम जो है वो बहुत ही धीमा है और इसका जो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है देशों के ऊपर। अभी चर्चा करते हैं कि क्यों ये सीएलवीटी देशों में भी प्रॉब्लम हो रहा है। पहला कारण तो ये बताया जा रहा है कि जो एमआरसी है, मेकोंग रिवर कमीशन, वो कुछ इनफेक्टिव हो गया है। इनफेक्टिविटी क्यों? पिछले स्लाइड में हमने बात किया था इसके बारे में कि एमआरसी का एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस बहुत धीमा हो गया है। तो इसी की वजह से जो डैम बनाने का जो प्रोसीजर है वो अपने पेस में चलता है और एमआरसी पीछे छूट जाता है। तो इसके वजह से अगर एमआरसी का कुछ रिकमेंडेशन या फिर कुछ भी डिसीजन आया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और जो प्रोजेक्ट है उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, उस लेवल में पहुंच जाता है। तो एमआरसी लगभग इनइफेक्टिव हो चुका है, ऐसा माना जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, यानी राजनीतिक समन्वय। राजनीतिक समन्वय कैसे समझते हैं? जो भी चारों देश हैं उनमें से दो देश जैसे लाओस और थाईलैंड, उनका मानना है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनना चाहिए ताकि उन देशों को लाभ हो। लेकिन इससे क्या होगा कि जो नीचे के देश हैं जैसे कंबोडिया और वियतनाम, इनको जल स्तर में कमी आएगी तो इनका भी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हानि होगा। तो इन लोगों को नहीं चाहिए वो प्रोजेक्ट, लेकिन ये दोनों देशों को चाहिए। और एमआरसी जो है वो बहुत ही धीमा संस्था है और थाईलैंड और लाओस ये दोनों बहुत ही तेजी के साथ प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो इससे क्या हुए कि जो राजनीतिक समन्वय है वो टूट जाती है, कुछ कनेक्शन नहीं रहता और कोऑर्डिनेशन टूट जाती है। इसी के वजह से ये इशू कुछ ज़्यादा ही उठ रहा है आजकल। तीसरा आता है रीसेटलिंग ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़, यानी जो भी जनजाति वहाँ से उनको विताड़ित किया जाता है प्रोजेक्ट के साइट से, उनको ठीक तरह से थैथान नहीं किया जाता है, बाद में उनको ठीक तरह से मुआवजा नहीं दी जाती है। तो इसी के वजह से उन लोगों से भी प्रोटेस्ट आता है। फिर ये जो प्रोसेस है वो और धीमा हो जाता है। लेकिन थाईलैंड और लाओस जैसे देश ये अपने प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एमआरसी का जो रोल है वहाँ पे आता है, वो और प्रोसेस को स्लो करता है प्रोटेस्ट के वजह से। तो ऐसे करके ये तीनों जो कारण हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो यही तीन कारण थे कि सीएलवीटी देशों में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेकोंग रिवर को लेके। भारत और एमजीसी का जो एंगेजमेंट है वो बहुत ही सरल है। इसमें कुछ क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, अभी उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है पर्यटन। पर्यटन में आता है सबसे पहले बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट एक्चुअली सीएमएलवी कंट्रीज या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म ही सबसे प्रमुख रिलीजन है उनके देशों में। इसीलिए यहाँ पे और भारत में बुद्धिज़्म का लगभग सब पर्यटन स्थल भारत में ही है। सिर्फ लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध जी का जन्मस्थल था, उसको छोड़ के बाकी सब पर्यटन स्थल भारत में है। तो इसीलिए बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट का अगर डेवलपमेंट किया जाए तो भारत को टूरिज्म सेक्टर में बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा है कि फ़्लाइट कनेक्टिविटी। फ़्लाइट कनेक्टिविटी अगर छोटे से छोटे पर्यटन स्थल में अगर फ़्लाइट कनेक्टिविटी या फिर एरोप्लेन कनेक्टिविटी दी जाती है तो पर्यटनों की आने की संख्या बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे फ़्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ रही है उसके चारों तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक क्या कारोबार बढ़ेगा और लोगों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखेगा। और तीसरा ये है कि अक्टूबर 16, 2016 में वाराणसी में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव होने वाला है, जिसकी वॉल्यूंटरी भारत ने की थी ये आईबीसी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये दिखाता है कि भारत साउथ ईस्ट एशियन के नेशंस के साथ जो अपना एक अच्छा रिश्ता कायम रखना चाहती है। दूसरा आता है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी
क्षमता का निर्माण करना। और ये क्षमता का निर्माण करना जो ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसके तहत इनिशिएटिव फॉर आसियान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आसियान इनिशिएटिव्स नाम से CELTS एस्टैब्लिश किया गया है। CELTS मतलब सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इन कैम्बोडिया, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम में किया जा रहा है। और ऊपर से इन CMLV कंट्रीज़ में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इतना डेवलप्ड नहीं है, तो इसीलिए भारत इस सेक्टर में भी अपना आर्थिक एवं एक्सपीरियंस का योगदान दे रहा है। और इसके ऊपर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड के नाम पे $1 बिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट यानी ऋण में उनको दिया जा रहा है, ताकि फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़े। फिजिकल कनेक्टिविटी मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड हो, रेल हो या फिर एयर कनेक्टिविटी हो। डिजिटल कनेक्टिविटी मतलब ऐसे संसाधनों का निर्माण करना जिससे कि इंटरनेट और डिजिटली जो लोग इस चीज़ से जुड़े। तो बोथ फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो काम करेगा। तीसरा में आता है एजुकेशन यानी शिक्षा। इसके तहत MGC से 900 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी ICCR के तरफ से। ICCR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। और कुछ 6 स्कॉलरशिप्स ऐसे भी दी जाएंगी जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं CMLV कंट्रीज से। CMLV मतलब काम्बोडिया, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम, जो कि आके नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन करेंगे अपने मन मुताबिक स्ट्रीम में। और ये जो 6 स्कॉलरशिप्स हैं ये दिया जाएगा आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड से। दूसरा आता है ITEC प्रोग्राम। ITEC मतलब इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अंडर में MGC कंट्रीज से एक रिप्रेजेंटेटिव को म्यूजियोलॉजी यानी संग्रहालय विज्ञान एवं कंजर्वेशन टेक्निक यानी संरक्षण तकनीकों में भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो लोग अपने अपने देशों में यही शिक्षा को यूज़ करके म्यूजियोलॉजी और कंजर्वेशन टेक्निक्स की अभिवृद्धि घटाएं। चौथा मुद्दा है कनेक्टिविटी यानी संपर्क। त्रिपक्षीय हाईवे जो हम डिस्कस किए थे, ट्राइलेटरल एशियन हाईवे बिटवीन म्यांमार, इंडिया एंड थाईलैंड, वो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक एक्सटेंड करने की बात चल रही है। और अगर ये भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये 6 देशों में अगर ये हाईवे बन गया तो ये एक सुपर हाईवे कहलाएगी अपने आप में। और यही सुपर हाईवे जिन जिन क्षेत्रों से गुजरेगी वहाँ वहाँ आर्थिक विकास की जो है वो सूत्रपात करेगी। फिर दूसरा मुद्दा है संयुक्त कार्य समूह यानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जो है भारत, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और वियतनाम के बीच सामुद्रिकी संपर्क और सामुद्रिकी कार्गो मार्ग की जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको डेवलपमेंट करने की। ठीक है। और देखिए, अगर ट्राइलेटरल हाईवे अगर बन गया और इधर मैरीटाइम कनेक्टिविटी भी बढ़ गई, तो ज़मीन के रूट से और जल के रूट से दोनों ही तरफ से हमारी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कनेक्टिविटी उस क्षेत्र के साथ बढ़ जाएगी। और जब ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, तब दोनों ही क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास होना सुनिश्चित है। और अंतिम में आता है संस्कृति यानी कल्चर। एमजीसी कंट्रीज में म्यूजियम ऑफ ट्रेडिशनल एशियन टेक्सटाइल्स का स्थापना की गया है कंबोडिया में, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी पारंपरिक कपड़ों की जो भी डिज़ाइंस हैं या फिर जो भी तकनीकें हैं वो सब वही म्यूजियम में डिस्प्ले की जाएंगी। और यही जो इन देशों के बीच जो कल्चरल कनेक्शन है उसी को दर्शाता है। अभी जो हुआ था लास्ट एमजीसी सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग मई 2016 में लाओस में हुआ था, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर दिखाई गई थी जिसका नाम था द पावर ऑफ 6। तो ये भी दिखाता है कि कैसे इन 6 देश कल्चरली भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक्चुअली द पावर ऑफ 6 जो है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये अभी हुआ है मई 2016 में
यही 3-4 महीने पहले। तो ये बहुत ही करंट अफेयर टाइप का सवाल है, द पावर ऑफ सिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट, या फिर क्या चीज़ के साथ पावर ऑफ सिक्स रिलेटेड है, ऐसे करके सवाल पूछ देते हैं जीके में या फिर जनरल अवेयरनेस में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा जो जो सेक्टर्स जो है भारत ने एमजीसी के साथ मिलके काम करना है। अभी देखते हैं कि वो नए 4 सेक्टर जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें कि भारत और एमजीसी मिलके आगे बढ़ेंगे। बात करते हैं उन नेक्स्ट 4 क्षेत्रों के बारे में। जो 4 नए सेक्टर्स हैं उनमें से पहला आता है कंजर्वेशन ऑफ राइस जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म ये थोड़ा बायोलॉजी वाला रिलेटेड टर्म है। इसको सरल में समझने के लिए ये है कि जो अभी तक इतने हज़ारों साल से साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जो चावल की जो उत्पाद की जाती है, कृषि की जाती है, उसमें जो है जो जेनेटिक मटेरियल है चावल के जो जीन में, उसका कहीं नाश ना हो जाए। ये जो बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आ रहे हैं आजकल हाई यील्ड वैरायटी के बीज, उससे कहीं ये जो प्राचीन हमारी जो वैरायटीज़ हैं वो कहीं लोप ना पा जाए। इसके वजह से कंजर्वेशन ऑफ राइस जर्मप्लाज्म ये भी एक नया सेक्टर के रूप में चुना गया है। दूसरा में आता है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। जैसे भारत एक विकासशील राष्ट्र है, वैसे ही साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी विकासशील हैं। वहाँ पे भी जैसे भारत में हम लोग अभी एग्रीकल्चर पे हमारा इकोनॉमी डिपेंडेंट है, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो वहाँ पे भी भारत की तरह एमएसएमई को ज़्यादा बढ़ावा दी जा रही है छोटे छोटे एंटरप्राइजेस के रूप में। तो अगर इन दोनों देशों का ज़रूरत सेम है जो है एमएसएमई को बढ़ावा देना, तो अगर ये दोनों देश मिलके, दोनों क्षेत्र मिलके कुछ आपस में ऐसे समझौते कर लें ताकि तकनीकी एक्सचेंज हो सके और एक्सपीरियंस शेयरिंग जो बोलते हैं, बांटना, एक्सपीरियंस बांटना, अगर वो चीज़ हो सके तो एमएसएमई के स्तर पे बहुत लाभ मिलेगा। तीसरे में आता है क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स या फिर क्यूआईपी। समझते हैं क्विक इम्पैक्ट मतलब जो जल्दी से इम्पैक्ट दे दे या फिर जल्दी से नतीजे दे दे, उस तरह के प्रोजेक्ट्स हाथ में लेने की जो है बिग परिकल्पना की गई है। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्वास्थ्य से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, सामाजिक विकास से जुड़ा हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी वित्तीय भूमि से जुड़ा हो, जो कि बनते साथ ही लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इफेक्ट्स तुरंत ही दे दे, उन्हीं टाइप प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाने की सोची गई है। चौथा में आता है स्वास्थ्य। दोनों ही राष्ट्र जैसे, दोनों ही क्षेत्र के राष्ट्र जैसे मैंने बात किया था कि विकासशील हैं, यानी उनके पास इतनी पैसा नहीं है कि राष्ट्र स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दी जा सके। तो यही कॉमन जो ज़रूरत है, अगर इसी के ऊपर एक समझौता कर दी जाए तो दोनों ही क्षेत्र के देशों को लाभ मिलेगा इसी से ऊपर। और ये दोनों ही जगह ट्रॉपिकल रीजन में गिरती हैं, तो यहाँ का स्वास्थ्य का जो एनवायरमेंटल कॉजेस है वो भी लगभग एक ही तरह के हैं। तो अगर एक ही तरह का एनवायरनमेंट है तो उसका जड़ भी एक ही तरह का होगा, यानी बीमारी भी एक ही तरह का होगा, जैसे मलेरिया और ये सब चीज़ें। तो यही नए 4 सेक्टरों को चुना गया है इंडिया और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। अभी तक हमने एमजीसी के बारे में जितना भी चर्चा किया है, अभी जानते हैं कि इसमें भारत का क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हम लोग पहले भी बात किए हैं कि बहुत ही अलग थलग वाला जगह है और बाकी भारत के मुकाबले बहुत ही कम विकसित है। तो अगर एमजीसी में ट्राइलेटरल हाईवे या फिर ट्रांस एशियन हाईवे ये सब का विकास किया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत लाभ मिलेगा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से। बूस्ट टू टूरिज्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी हमने बात चर्चा कर लिया है इसके बारे में, जिसमें अगर बुद्धिस्ट सर्किट बना दी जाए या फिर फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ा दी जाए तो टूरिस्ट के आने की संभावना बढ़ेगी, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। बूस्ट टू कल्चरल एंड कमर्शियल कोऑपरेशन, जैसे हमने बात किया था इंडियन बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव जो कि अभी अक्टूबर में होने वाला है, और कमर्शियल और
कमर्शियल कोऑपरेशन यानी आर्थिक वाणिज्यिक रूप से समन्वय रक्षा करना। तो इससे क्या होगा, दोनों ही क्षेत्र एक ही तरह हैं, दोनों ही क्षेत्र डेवलपिंग कंट्रीज हैं और दोनों ही क्षेत्रों का एनवायरनमेंट माहौल भी एक ही तरह का है। तो इससे क्या है, अगर ये दोनों क्षेत्र कोऑपरेट करते हैं तो कल्चरल एंड कॉमर्शियल कोऑपरेशन बढ़ेगा। चौथा है बैलेंसिंग विथ इंडिया। जैसे हमने देखा कि चाइना कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है मिकोंग नदी के लिए, तो अगर भारत और मिकोंग रीजन एक ही छतरी के अंडर में आते हैं तो भारत भी एक बाहुबली जो है बैलेंस करेगा चाइना को, और चाइना जो है जो 100% डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है वो थोड़ा लगाम लगाएगा उसके ऊपर। और सबसे अंतिम में आता है स्ट्रॉन्गर प्लेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी दुनिया की राजनीति में भारत एक प्रमुख स्थान ग्रहण करेगी। और हमने जैसे पहले भी चर्चा की है कि सार्क, बिम्स्टेक और अभी एमजीसी, ये सब में भारत ही जो है लीडिंग पोजीशन में है। तो इससे क्या होगा कि भारत का जो राजनीतिक और लीडरशिप है वो एक प्रमुख स्थान ग्रहण करेगी दुनिया की राजनीति में, और भारत को सब अभी थोड़ा सीरियसली लेने की अभी वक्त आ गया है। ठीक है, तो ये सब है लाभ अगर इंडिया और एमजीसी दोनों कोऑपरेट करके काम करें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक था एमजीसी के बारे में और हमने इसके ऊपर बिल्कुल बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है। तो अगर आपको ये तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप फॉलो करिए स्टडी IQ चैनल ऑन यूट्यूब, और लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें टू द चैनल, और स्टे ट्यून्ड रहें कुछ ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए। थैंक यू।